शिव शक्ति कैरियर एकेडमी की ओर से संचालित शिक्षक भर्ती परीक्षा कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मापन एवं मूल्यांकन। पिछली क्लास में हमने जाना था कि मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं। हमने मोटे तौर पे 2 प्रकार की चर्चा की थी, आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन की। ज़्यादा फोकस किया था जो 2 प्रकार के मूल्यांकन बताए गए एम स्क्रीवेन के द्वारा, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फिर हमने चर्चा की थी CCE, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। हमने दोनों टर्म को समझा दिया था, सतत क्या है, व्यापक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसका व्यक्तित्व का विकास हो सके, इसलिए। अब बात फिर हम करेंगे CCE पे ही। देखिए CCE जो है, CCE पर जोर दिया जा रहा है, इसको फॉलो किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? CCE के संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं अगर हम बात करें? देखिए CCE लाया गया, इसके तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए। जैसे पहला प्रावधान है, इसमें निरंतर मूल्यांकन होगा। जब निरंतर मूल्यांकन होगा तो छात्र परीक्षा का नाम सुनते ही वो दबाव में नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे है निरंतर मूल्यांकन के कारण छात्र परीक्षाओं से नहीं घबराते। बल्कि इसके लिए मानसिक रूप से तत्पर रहते हैं। और आपने अधिगम के नियम पढ़े होंगे थॉर्नडाइक के, और उसमें है तत्परता का नियम। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए तत्पर रहता है तो उसमें लग के परिश्रम करता है और उसके सफल होने के अवसर भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसी क्रम में मानसिक रूप से तत्पर हैं। अब हम एक टर्म प्रयोग करते थे, एग्जाम फोबिया। ये बच्चों को परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि परीक्षा का नाम सुनते ही तबीयत गड़बड़ हो गई, श्वसन दर में परिवर्तन हो गया। क्यों आप घबरा रहे हैं? आप मानसिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परीक्षा छोड़ देते हैं। ये परीक्षा अगर दे भी दिया किसी के दबाव से, फिर जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि डिस्प्रेस में चले जाते हैं, या एक प्रकार से एंजाइटी उनको घेर लेती है। फिर आता है कि तरह तरह के उनके द्वारा विभिन्न घटनाएं दी जाती हैं, जैसे आत्महत्या का प्रयोग करना, विषैले पदार्थ का सेवन करना, नशे का सेवन करना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इससे नहीं होंगे। दूसरी है इसमें फैक्ट है CCE में कि इसमें हम निदान एवं उपचार। निदान क्या है? अधिगम संबंधी कठिनाइयों को जानना। उपचार क्या है? उस कमी को दूर करना, अधिगम संबंधी कठिनाई को दूर करना। इसमें निदान एवं उपचार को विशेष महत्व दिया जाता है। अगली जो एक बात है आपकी, CCE के तहत विभिन्न नकारात्मक टिप्पणियों के प्रयोग को वर्जित किया जाता है।
जैसे नकारात्मक टिप्पणी का, जैसे हम बच्चा अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, एक दो बार हमने समझाया नहीं समझा, तो हम लोग के मुख से निकल आता है कि तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, या तुम बिल्कुल नालायक हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे समझ तो बिल्कुल क्या कहें कुत्ते के दुम जैसी है, चाहे जितना पाइप लगाने की कोशिश करो, जहाँ पाइप हटाओ सब उसी तरह फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ये क्या है, नकारात्मक टिप्पणियों के प्रयोग को वर्जित किया जाता है। आपको नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना है, बल्कि उसका क्या करना है, निदान एवं उपचार। उसमें क्या करना है, सुधार करना है। हम किसको महत्व देंगे, सुधार को महत्व देंगे, ना कि नकारात्मक टिप्पणियां हम प्रोवाइड करेंगे। और ये हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मानसिक रूप से आहत करने वाली टिप्पणियों का प्रयोग नहीं करना। शारीरिक दंड का प्रयोग तो वर्जित ही है, लेकिन ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपसे उसको मानसिक रूप से आहत कर रहे हैं। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से आहत हो जाता है तो उसके बारे में लोग धारणा क्या बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं, लेकिन वो अपने बारे में धारणा बना लेते हैं कि हम अब सभी लोग तो कह रहे हैं, हमारे साथी भी कह रहे हैं, शिक्षक भी कह रहे हैं, बताइए सिखाने वाला ये कह रहा, हमारे अंदर कमी है तभी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मानसिक रूप से बच्चा आहत हो चुका है। अब उसको शिक्षण अधिगम जो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं शिक्षक के तौर पे, वो उसको एज एक बोझ ले रहा है, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। और यहाँ पे चौथी बात ये है कि यहाँ पर अंकों के स्थान पर ग्रेड को महत्व दिया जाता है। ये ग्रेडिंग सिस्टम हमने लाया हुआ है यहाँ पे। हम किसी को अंक के आधार पे, प्राप्तांक के आधार पे ना आकर उसकी ग्रेडिंग के आधार पे आंकते हैं। क्यों? अंकों के स्थान पर अगर हम उसका मूल्यांकन कर देंगे तो आप पता चलता एक एक अंक पे ही 10-10 लोग हैं, 50 लोग हैं, या बच्चा अगर कोई 300 में 250 पाया, कोई 251 पाया, तो 251 वाला के अपने को सुपीरियर समझ रहा, 250 वाले के अंदर मलाल है कि मैं एक नंबर से रह गया। तो यहाँ पे जो आपसे प्रतिस्पर्धा है नकारात्मक, उसको बढ़ावा मिलता है। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है कि किसी एक स्लैब में जो ग्रेड का जो स्लैब होगा, किसी भी एक स्लैब में क्या है, कई छात्र आते हैं। स्लैब में क्या होंगे, कई छात्र आएंगे। जब कई छात्र आएंगे तो उनके मध्य सामूहिक भावना का विकास होगा। पृथकता की नहीं होगी, बल्कि सामूहिकता की। अच्छा, बी ग्रेड वाले हैं हम लोग, ए ग्रेड वाले हैं, देखिए इतने लोग हैं ए ग्रेड वाले। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है, अंकों के स्थान पर हमने ग्रेडिंग सिस्टम को महत्व दिया हुआ है। और भी बहुत सारी बातें हैं। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका तुरंत। यहाँ पे हमने लिखा था निरंतर मूल्यांकन होने के कारण छात्र परीक्षाओं से नहीं घबराते, बल्कि इसके लिए मानसिक रूप से तत्पर रहते हैं। आगे एक आध पॉइंट है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सीसी में एक तथ्य और है कि सीसी का जब भी हम संचालन करते हैं तो इसमें एक बात को ध्यान में रखा जाता है। वैसे तो कई बात है, एक जो बची हुई बात यह है कि किन्हीं भी दो छात्रों के मध्य
तुलना को भी क्या है, वर्जित किया जाता है। तुलना हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमने जाना है कि क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तित्व भिन्नता क्या है, एक स्वाभाविक गुण है। कोई औसत होगा, कोई मध्यम होगा, निम्न होगा, हमको उसमें सुधार करना है। लेकिन यह नहीं करना देखो वो इतना काम कर लेता तुम इतना भी नहीं कर पाते। ऐसे क्या होता है, बच्चे के उत्साह में कमी होती है। जो बच्चा कर भी लेता है लेकिन समय ज़्यादा लगा रहा तो वह प्रैक्टिस से उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, टाइम उसका कम कर सकते हैं। लेकिन ये कहेंगे लो आप तो कर नहीं पाते, फला छात्र कर लेता है, तो कहेगा करने या न करने का हमारा कोई बेनिफिट ही नहीं है। क्यों? हम कर भी रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन तुलना की जा रही है। बताओ हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तेजी से नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे उसके एक्टिविटीज़ करने की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसमें क्या है, गिरावट दर्ज की जाएगी। तो इसमें दो छात्रों के मध्य तुलना को भी क्या किया जाता है, वर्जित किया जाता है। तो ये हमारे सीसी से संबंधित प्रमुख तथ्य थे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले लें। देखिए मापन हम लोगों ने पढ़ा, मापन का कार्य क्या है। जो देखिए मापन का मुख्य कार्य क्या है, मापन का मुख्य कार्य है चरों का मापन करना। मापन क्या करता है, चरों का मापन करता है। चर क्या है, चर वेरिएबल, वैरी करता रहे, जो क्या है परिवर्तित होता रहे। चर क्या है, परिवर्तनशील। जो भी इस ब्रह्मांड में परिवर्तनशील है वो क्या है, चर है। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, वेरिएबल। तो यहाँ शिक्षक भर्ती परीक्षा में चर से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो यह पूछा जा सकता है कि चर किसे कहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, उसमें क्या है उचित जो उत्तर है उस विकल्प को आपको चयनित करना है। या पूछ सकता है कौन सा मात्रात्मक चर है, कौन सा गुणात्मक चर है। या आपसे पूछ सकते हैं कि बहुत सारे उदाहरण दे दिए गए, निम्न में से कौन सा सतत चर है या असतत चर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले हम जानते हैं कि चर है क्या। देखिए चर क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित जो गुण होते हैं उसी को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित वे गुण जिनके आधार पर वे परस्पर भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। अब बात करते हैं, इसमें दो जगह हमने अंडरलाइन किया है, एक व्यक्ति हो गया, एक क्या हो गया, वस्तु। अब देखिए व्यक्ति में क्या क्या गुण होंगे। अगर व्यक्ति में निहित हम गुण बताएं तो बहुत सारे हैं, जैसे रंग रूप,
प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई रंग रूप जरूर होता है, काला है, मध्यम है, गोरा है। कद काठी, हर व्यक्ति की कोई ना कोई कद काठी होती है, औसत होती है, निम्न होती है या उच्च होती है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अधिगम स्तर, सभी लोगों का अधिगम स्तर, सीखने का स्तर भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। बौद्धिक स्तर या बुद्धि का स्तर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए वस्तु की हम बात कर लें। वस्तु में निहित गुण भी बहुत सारे होते हैं। वस्तु का भी क्या होता है, कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ उसका रंग होगा, उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल या आयतन भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी जो भी चीज़ें, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है और ये भी चर है। ये वस्तु में निहित है, तो ये क्या है, ये व्यक्ति में निहित गुण है। अच्छा, हमने बताया इसी आधार पे वे परस्पर भिन्न रहते हैं। अगर एक कक्षा में 10 छात्र हैं तो क्या रंग रूप में एक जैसे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अब पता चला 2 छात्र भी अगर गोरे रंग के हैं या काले रंग के हैं तो उसमें भी इंटेंसिटी में कुछ ना कुछ फर्क होगा। कद काठी में भी अंतर होगा। माना कि हाइट हो सकता है हाइट तो सेम रहे, लेकिन जो उसका शेप है या मोटापा है, दुबलापन है, उसमें अंतर आ जाए। अधिगम स्तर सभी का अलग अलग होता है। बुद्धि का भी क्या होता है, स्तर सबका अलग अलग रहता है। इसी तरह वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का अपना भार भी हो सकता है, उसका रंग भी हो सकता है, क्षेत्रफल भी हो सकता है, या आयतन भी उसका हो सकता है। तो ये क्या है, इसी को हम मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कह देते हैं, इसको हम चर कहते हैं। देखिए है बहुत आसान, लेकिन अब हमने इसको चर कह दिया। अब चर क्या नई चीज़ है, हमने उसको सामान्य अर्थों में आपको स्पष्ट कर दिया कि चर क्या है। अब देखते हैं कि रंग रूप भार के कारण व्यक्ति में, वस्तु में परस्पर क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। अब बात आती है कि चर कितने प्रकार के होते हैं। तो चर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रात्मक चर और दूसरा होता है गुणात्मक चर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग ले लें। देखिए चर के 2 प्रकार। देखिए चर को बहुत आधार पे हम वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो 2 प्रकार हैं। पहला है मात्रात्मक चर, दूसरा है आपका गुणात्मक चर। तो ये क्या है, ये ऐसे चर हैं जो व्यक्ति या वस्तु में निहित मात्रा को व्यक्त करते हैं। जैसे हम उदाहरण देना चाहें, किसी वस्तु या बालक, किसी व्यक्ति या बालक का भार, ये क्या है, मात्रात्मक चर हैं। और भी उदाहरण हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की हाइट या किसी भी छात्र की जो हाइट है
वो भी हो सकती है। इसको हम मात्रा में व्यक्त करते हैं कि 63 ग्राम है, 70 किलोग्राम है, या 5 फुट 6 इंच है, 5 फुट 4 इंच है। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम मात्रा में व्यक्त करते हैं, इसलिए मात्रात्मक चर है। जबकि अगर हम इसका उदाहरण देते हैं, गुणात्मक चर क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, तो ये ऐसे चर हैं जो व्यक्ति या वस्तु में निहित गुण के प्रकार को व्यक्त करता है। उदाहरण इसका भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिंग के आधार पर हम क्या है, मानव को 2 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं प्रायः। अब तो तीसरा भी जेंडर आ गया है, फिलहाल हम 2 की बात करते हैं। कौन कौन से? महिला, पुरुष। या हम निवास स्थान के आधार पर उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 क्या, बहुत सारे, फिलहाल 2 मुख्यतः हैं। एक ग्रामीण, दूसरा क्या है, शहरी। इस प्रकार के आधार पे, या हम बुद्धि के आधार पे भी औसत, मध्यम, इस प्रकार की कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं। ये बुद्धि क्या प्रकार का मनोवैज्ञानिक गुण है। तो चलिए तीव्र, औसत, मंदबुद्धि। अब आप डेफिनेशन पे जाएं और उदाहरण पे देखें तो बिल्कुल संबंध परस्पर स्थापित हो जाता है। ये ऐसे चर हैं जो व्यक्ति या वस्तु में निहित गुण के प्रकार को व्यक्त करता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसमें मात्रात्मक चर के भी प्रकार होते हैं, ये भी हमको समझना है। देखिए मात्रात्मक चर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सतत चर और दूसरा होता है असतत चर, जिसको हम लोग खंडित चर भी कहते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट। सतत चर क्या है, असतत चर क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।